चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए, हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जितना खतरनाक था ये उतना ही इजी है अगर आप डे वन से ही जो है वो चीज सबको सिस्टमेटिकली अपने दिमाग में डालें तो। ठीक है, थोड़ा सा हमको एक दो डेफिनेशन सीखना है और उसके अलावा पुराने वाले ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ कुछ आइडियाज वापस से चाहिए। सब कुछ को मैंने स्लाइड में रखा, आप एक एक करके देखते जाइए। चैप्टर का नाम हो गया आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एक दो जो बेसिक डेफिनेशन आपको समझना है वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आप हमारी आंखों के बारे में एक प्रॉपर्टी को आप समझिए। आपको मैं पहले पूछता हूँ, आप थोड़ा जवाब देने का ट्राई करना। मैं कहता हूँ कि हमारा आंख एकदम सिर्फ सीधा देखता है, आप इस चीज को एग्री करते हो? नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। आप सोच के देखो, सपोज करो कि मेरे को कहना कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे मान लो कि इसको देखना है, दिशा को देखना है, तो क्या कर सकता हूँ? यदि मैं आईबॉल्स ना घुमाऊं तो हमारे रेटिना में ऐसा है कि 360 डिग्री विजन है उसके पास में, को देख लेगा? नहीं, एक्चुअली हमारे रेटिना में स्ट्रेट देखने का ही विजन है। आपको कुछ अगर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का देखना तो आपको मतलब ये आप वो ट्राई कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे खड़ा होकर मानो कि क्षमा को देखना। ये मतलब चतुर वाला काम हो गया। अब बाकी नहीं तो क्या करना होगा, देखो आपको ऐसे गर्दन घुमाना होगा उधर देखने। ठीक है ना, ऊपर कुछ देखना है तो ऐसे देखना होगा, नीचे देखना है तो ऐसे देखना होगा। अभी गर्दन ऐसे करके आप मतलब कि कितना आप चतुर भी बन लो तो भी नीचे तो नहीं देख पाओगे। मैक्सिमम मैं समझ आरुषि देख पा रहा हूँ, समझ रहे हैं इस चीज को। ये एक फैक्ट है कि आपका जो आंख है वो एक्चुअली सीधा देखता है। आपको इधर उधर का कोई भी चीज अगर देखना है तो आपको थोड़ा सा गर्दन को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस चीज को अपन ऐसे बोलेंगे कि आंख से निकला हुआ एक जो रे है, अगर अपने गर्दन को कुछ भी नहीं करते हो, नॉर्मल और नेचुरल पोजीशन पे छोड़ देते हो तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही देख पाएगा आप। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन वो देख पाएगा ना, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं बताओ? क्योंकि हमारे बॉडी का पोस्चर ऐसा है कि वो कुछ बिना उसको मतलब क्या कि चेंज किए पोजीशन को अपने नेक का, आप हमेशा ऐसे देख सकते हो। जो आपका ये लाइन निकलेगा ना आंख से, ठीक है ना, वो ग्राउंड से हमेशा पैरेलल हो। ठीक है, और इस पैरेलल लाइन को फ्रॉम द ग्राउंड हम हमेशा क्या बोलेंगे बताओ? हॉरिजॉन्टल। अब इसके अलावा हम दो जगह का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, एक अपने हाइट से ऊपर का ऑब्जेक्ट और दूसरा अपने आंख के लेवल से नीचे का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोनों टाइम पर कुछ कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है, उस एंगल को समझते हैं। जैसे एक हो गया आपके एंगल ऑफ क्या? एलिवेशन। तो आंख जो है यदि गर्दन नहीं घुमाओगे तो आपका आंख हमेशा सीधा देखेगा, और जो सीधा देखेगा इसको क्या बोलोगे आप? हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर मान लो कि पेड़ पे लटका कोई ऊपर का फल देखना है आपको, तो गर्दन थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाना होगा, और उस टाइम पर जिस लाइन में आपका आंख देख रहा होगा ना उसको आप ऐसे लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपका लाइन ऑफ साइट है तो उस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का ये जो एंगल है इसको क्या बोला जाएगा बताओ? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां खड़े हैं आपको उसके नीचे का कोई ऑब्जेक्ट देखने का मन कर रहा है, तो उस केस में गर्दन आप ऊपर नहीं घुमाओगे, गर्दन किधर घुमाओगे आप? नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये आपके आंख का लाइन हो गया, और ये बिना मानो कि गर्दन घुमाए वाला लाइन हो गया, तो इसको तो हम हमेशा क्या बोलेंगे बताओ? हॉरिजॉन्टल लाइन। और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो उस लाइन को फिर से लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, और लाइन ऑफ साइट अगर नीचे जाता है तो उसके और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होगा उसको आप क्या बोलोगे बताओ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। होता है ना, डिप्रेशन में हम नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो नीचे देख रहे हो तो उस टाइम पर जो एंगल बन रहा है क्या बोलोगे उसको बताओ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर देख रहे हो तो क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर मेरे ख्याल में? ये दोनों नोमेनक्लेचर है। इसके अलावा देखो, वैसे तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था इस चैप्टर में, लेकिन हम मोस्टली 3 ही यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का बेसिक डेफिनेशन क्या था? रेशियो वाला p/h। कॉस थीटा क्या था? b/h। और टेन थीटा क्या था? p/p। क्लियर मेरे ख्याल में? इसके अलावा एक ये टेबल आपने देखा था, सिंस हमने पहले ही ठान लिया कि हम साइन, कॉस और टेन को ही यूज करेंगे, सो मैंने यहाँ पर पूरा टेबल नहीं लिया, बस साइन वाला, कॉस वाला और टेन वाला वैल्यूज का लाइन ली थी। ठीक है, और इसमें भी ट्रिक आपको याद ही होगा, इट वाज 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। उलट के लिखोगे तो 1, √3/2, 1/√2, हाफ और 0। 10 के केस में इन दोनों का रेशियो 0, 1/√3, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। और अब तक तो ये सब याद हो ही गया होगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा क्या है इस चैप्टर के अंदर में एक दो पॉइंट है वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। देखो कि वैसे तो जो भी कोई आपका ऑब्जर्वर है वो 0 हाइट का नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर में सपोज करके ऑब्जर्वर का हाइट अगर आपको बताया हुआ नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 0 मान के चलेंगे, उसके हाइट को 0 मान के चलेंगे, और ऑब्जर्वर को हमेशा क्या मान के चलेंगे? एक पॉइंट। जैसे सपोज करो कि मैं अगर बोलूं कि एक लड़का है जो पेड़ के टॉप की तरफ देख रहा है 30 डिग्री पे, तो आप लड़का इतना बड़ा नहीं बनाओगे, आप लड़का के नाम पे तो यहाँ पॉइंट बना के छोड़ दो। अगर मैं लड़का का हाइट आपको नहीं बताता हूँ कि लड़का का हाइट है मान लो कि 1 मीटर या 1.5 मीटर, तो उस केस में लड़के की जगह पर आपको क्या बनाना है? बस एक पॉइंट।
ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। इन दोनों को मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखो कि द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट। पहला बात ये। दूसरा बात कि कोई भी टावर, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा इस टाइप का जो भी चीज आप बनाओगे तो फोटो बनाते समय हमेशा आप एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट से उसको डिनोट करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो भी होता है नॉर्मल धरती पे, नॉर्मल वर्ल्ड में, वो हम यही मान के चलते हैं कि ग्राउंड से हमेशा 90 डिग्री पे ही कंस्ट्रक्शन होता है। और बार बार बिल्डिंग उतना डिजाइन बनाने लग जाएंगे तो उसमें तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम उतना डिजाइन भी नहीं बनाएंगे, बस एक लाइन बना के छोड़ देंगे जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या रहेगा 90 डिग्री पे, ये फिर परपेंडिकुलर। क्लियर मेरे ख्याल में? इतना ही है ये चैप्टर। इसके अलावा 3 बहुत महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर के अंदर में, हाउ टू अप्रोच। एक सेकंड, चलो देखो यहाँ पे हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच में देखो 3 बात है। पहला बात है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में देखो डायग्राम का मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, मार्क्स तो क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का ही मिलेगा, लेकिन बिना डायग्राम के आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो हमेशा सिचुएशन को ढंग से पढ़ो और पढ़ने के बाद में क्या कि डायग्राम बनाओ। एंड में हमेशा आपके पास में यू विल फाइंड कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के टाइप का कुछ बन के आ रहा हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली व्हाट इज गिवन, व्हाट नीड्स टू बी फाउंड। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो जैसे आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया बताओ, p/h। इसको मैं एक और पेज पे लिख लेता हूँ, और जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ इसी से आप समझिए कि पूरा चैप्टर का उद्धार हो, तो ध्यान से इसको दिमाग में फिट कीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितना आदमी इन्वॉल्व है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइंगल, तो व्हाट कैन यू टेल मी? मानो कि ये कोई ट्राइंगल है ABC, जिसके अंदर मैं सपोज करूँ कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। So can you tell me कि how many things out of that triangle are involved in this ratio? 3. सोचो क्या क्या। एक परपेंडिकुलर है, एक हाइट है, these are 2 sides of the triangle, and एक ये थीटा है which is angle of the triangle। और इस पूरे चैप्टर में होगा क्या कि इस 3 में से ना किसी 2 का वैल्यू आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताया हुआ हो, और तीसरे का वैल्यू आपसे पूछा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन। यही चैप्टर है बस। Therefore it is really very easy, ठीक है। इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लिंक है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का तो बस टू बी ऑनेस्ट बस ये चीज चाहिए आपको, और इसके अलावा ये चीज चाहिए। इसके अपार्ट ट्रिग्नोमेट्री का हम कुछ भी इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या क्वेश्चंस के अंदर में कि इस टाइप का कुछ समान होगा जिसमें यू विल फाइंड के मतलब 3 चीज में से कोई 2 चीज आपको दे रखा है, तीसरा चीज आपसे पूछ रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे अगर आपको बताऊं तो ऐसा सोचो कि एक लड़का है जो सपोज करो कि पतंग उड़ा रहा। क्या उड़ा रहा है बताओ? पतंग उड़ा रहा। वो जो पतंग है वो सपोज करो कि ग्राउंड से ना 50 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर के हाइट पे उड़ रहा है, और जिस एंगल पे वो ग्राउंड से उड़ रहा है वो मैं ऐसे ही आपको रैंडमली बता दूं, मान लो कि वो 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ कि उस पतंग का जो रस्सी होगा उस रस्सी का लेंथ कितना हो, ये मैं आपसे पूछूंगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप क्या करोगे कि आप पहले इस पूरे इन्फॉर्मेशन से एक फोटो बनाओगे, फोटो के अंदर में आप ये वाला बना के रखोगे, उसके बाद में आप यहाँ देखोगे कि यार क्या क्या हमको दिया हुआ और क्या क्या हमको पूछा हुआ, ठीक है। तो जनरली हमेशा एंगल आपको दिया हुआ रहेगा ही, और इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये 50 मीटर कौन सा इन्फॉर्मेशन है बताओ? परपेंडिकुलर का इन्फॉर्मेशन, मतलब काइंड ऑफ आपको परपेंडिकुलर बता दिया। और जो रस्सी का लेंथ आपसे पूछा हुआ है वो यहाँ पर किसके तरह बिहेव कर, हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला रेशियो कौन सा है। जरूरी नहीं है कि साइन से ही आए, कुछ क्वेश्चन कॉस का भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन टेन का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपको कैसा इन्फॉर्मेशन दिया और कैसा इन्फॉर्मेशन पूछा। हालांकि यहाँ जो एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ इसमें आई कैन क्लियरली सी कि परपेंडिकुलर मेरे को दिया हुआ है और हाइपोटेनस मेरे से पूछा हुआ, और साथ में मेरे को एंगल भी दिया हुआ। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आंसर आएगा इट शुड बी साइन। तो आप बोलोगे कि ओके इस सिचुएशन में क्या होगा बताओ कि साइन ऑफ एंगल का वैल्यू कितना बोलूं, तो साइन ऑफ 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए h ही कह दूं तो क्या हो जाएगा बताओ 50/h, और यहाँ पर आप क्या आ जाएगा हाफ, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, और 50 अपॉन कितना हो जाएगा h। सो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h इक्वल टू कितना आ गया आपके 15 × 2 दैट इज 100। दिस इज द चैप्टर। हर क्वेश्चन में यही हो कि पहले आपके पास में इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन से आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम में ध्यान से देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछा है। जो दिया है और जो पूछा है उसको कनेक्ट करने वाला रेशियो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशनशिप चाहिए तो आप साइन यूज करोगे, अगर आपको बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशनशिप चाहिए तो आप कॉस यूज करोगे, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशनशिप चाहिए तो आप टेन यूज करोगे, और तीनों का आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज पहले से पता ही रहेगा। तो बस अब वो वैल्यू बिठाओ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, फट से आपका आंसर आ जाएगा।
दिस इज द होल चैप्टर, ठीक है। तो आते हैं अपने हाउ टू अप्रोच पे। पहला था वही कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम, आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट नीड्स टू बी फाउंड। इसके हिसाब से यू विल चूज कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना है, ठीक है। इट मे बी साइन, इट मे बी कॉस और इट मे बी टेन। लास्टली थिंक विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन हेल्प, जो मैंने बोला आपको उसको अप्लाई करिए, आंसर ढूंढिए, मिल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। तो मोटा मोटा इस पूरे चैप्टर में यही चीज बार बार चलता रहा है, ठीक है। अब हम बिगिन कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ में, पढ़िए। चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको एक बार, देखना ध्यान से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब उसको 20 मीटर लंबा रस्सी पे चढ़ना है, उसका लेंथ आपको 20 मीटर बताया हुआ, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। vertical pole मतलब एक ऐसा पिलर जैसा कुछ जो ग्राउंड से 90 डिग्री पे, to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। अब एक्चुअली इसको अगर आप फोटो में सोचोगे तो ये वाला सिचुएशन, ये एक 20 मीटर लंबा रस्सी है जिसमें मान लो कि इस जोकर को चढ़ना है, ठीक है। फिर ये जो रस्सी है ये किसी एक पोल के टॉप से टाइटली स्ट्रेच्ड है, मार्क्ड है, मतलब वहां पे टाई किया हुआ है ये, और कितने एंगल पे ये ग्राउंड से 30 डिग्री पे। और इस सिचुएशन में आपसे पूछा हुआ क्या, देखो आप, तो आपको पूछा हुआ कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है ना, मतलब ये वाला चीज आपको निकाल। अब आप इतना तो नहीं बनाओगे, आपके जो कॉपी में आना चाहिए वो ये आना चाहिए। ये एक आप ट्राइंगल बनाएंगे जिसके अंदर में ये एसी वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है, जिसपे वो चढ़ने वाला है सर्कस आर्टिस्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके हाइट ऑफ द पूल। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ पी लिख सकते हैं, एच मतलब हाइट बोल रहे हैं, वैसे आप पी भी यूज कर सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको बना लो फटाफट, और बना लिया तो वैल्यूज मार्क कर, रेडी, लिखो। इसके नीचे चाहो तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू लिखो रोप, AC इज इक्वल्स टू रोप, AB इज इक्वल्स टू पोल, AC इज इक्वल्स टू रोप, AB इज इक्वल्स टू पोल। और आप ये H वेच भी छोड़ो, आप तो ऐसा करो, लिखो लेट AB इज इक्वल्स टू X, नहीं पता आप, लेट AB इज इक्वल्स टू X, लेट AB इज इक्वल्स टू X। अब यहाँ थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान से सोचना जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये साइड आपको चाहिए, और ये वाला साइड आपको दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में कौन है, हाइपोटेन्यूज, और जो साइड आपको चाहिए वो कौन है, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो एंगल के ऑपोजिट वाला साइड है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशनशिप साइन एस्टेब्लिश करता है। तो लिखो वी नो, आप पहले ऐसे लिखो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच। थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी के जगह पर x, h के जगह पर मेरे ख्याल में 20। दिस एम्प्लाइज हाफ इज इक्वल्स टू x बाई 20, और सॉल्व करोगे x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये आपका आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, पढ़ो इसको, देखना ध्यान से। इसमें क्या बोला हुआ है, ये वही एग्जांपल है शायद जो मैं समझाने के लिए ले रहा था, कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है ना, ये सा ग्राउंड से हाइट है, मैं दिखा दूंगा अभी फोटो के अंदर में क्या मीन कर रहा है ये। अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड, ये वही है जिसे आप गुड्डी उड़ाते हैं, ठीक है ना, उस रस्सी के बारे में बात चल रहा है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब रस्सी ढीला नहीं है, एकदम टाइट है। स्लैक का मतलब वो होता है, नो स्लैक का मतलब, ठीक है। तो बेसिकली सोचोगे तो ये सिचुएशन है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर आपका गुड्डी है, ये वो रस्सी है जिससे वो अटैच किया हुआ है, तो इसको ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया, कितने एंगल पे बांधा गया, 60 डिग्री पे। तो इस सिचुएशन में वापस आपको रस्सी का लेंथ पूछा, तो फिर से आप सोचो कि ये जो 60 मीटर है ये किसके तरह बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर। फिर ये वाला जो चीज मिसिंग है रस्सी का लेंथ, ये किसके तरह बिहेव करेगा, मैं अगर x कह दूं तो हाइपोटेन्यूज, तो फिर से साइन ही लगेगा मेरे ख्याल। हालांकि आप बनाएंगे ये वाला, नहीं ये सब चीज को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है, एंगल वेंगल मार्क करने का आप ट्राई करें, फिर मैं आपको एक्चुअल वाला दिखा दूंगा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लिखो, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके नीचे लिख लो
और ये ABC वगैरह जैसा इसमें है ना, उसके हिसाब से आप लोग मार्क करना ताकि आपका डिस्क्रिप्शन करेक्ट बैठे। लिखो हियर AC इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, AC इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू x मान लो आप एक बार, AC इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू x। फिर आप वापस एक बार फिर से देखो, डिस्कस कर देता हूं इस चीज को। 60 के ऑपोजिट है ये 60 मीटर, तो ये कितना क्या हो जाएगा आपके लिए, बेस के परपेंडिकुलर, और जो चीज गायब है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशनशिप साइन, तो लिखो वी नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P by H। दिस एम्प्लाइज साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई x। साइन 60 का वैल्यू कितना होता था, √3/2, दिस इक्वल्स टू 60 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू आई थिंक 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, सो x इक्वल्स टू 120 बाई, अब देखो √3 को रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √3 और नीचे बन जाएगा 3, और काटोगे तो 40, सो अल्टीमेटली x इक्वल्स टू आई थिंक 40 √3 और यूनिट विल बी मीटर। हाँ उसमें मैं कमेंट करूंगा, रुको यहां तक लिखना हो गया सबका, कौन सा टिप नहीं समझ में आया, वो इतना नेसेसरी नहीं है, बस जैसे यहाँ पर बस स्ट्रिंग के बारे में मैंने मेंशन करा दिया, हो गया। अच्छा देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे याद रखना है हम लोग, जैसे यहाँ पर मैं 40 √3 छोड़ रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में सेफ ही हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि √3 वगैरह कुछ वैल्यू चला के हमको मेंशन करके दिया हुआ नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको √3 का, √2 का, √5 का वैल्यू आपको पहले से दिया हुआ रहेगा। ये √3 का वैल्यू जैसे जनरली 1.732 लिया जाता है, तो वो चीज़ अगर आपको यहाँ पे बोल के दिया रहे तो यू कैन नॉट स्टॉप हियर, फिर आपको 40 इंटू 1.73 करना पड़ेगा, ठीक है। और इनकेस अगर नहीं दिया हुआ है तो बस एक चीज़ मेंटेन करने का ट्राई करना कि रूट को डिनोमिनेटर में मत छोड़ना, ठीक है, आप रैशनलाइज कर देना, बाकी जो आता है फिर वो आपका आंसर, ठीक है। और ऐसे भी खुद से भी अगर कभी इच्छा करे कि नहीं हमको वैल्यू में चेंज करना है, तो 2 वैल्यू में लिखा देता हूँ, इसको आप थोड़ा याद रखने का ट्राई करना। लिखो √2 इज इक्वल्स टू 1.41, √2 इज इक्वल्स टू 1.41 और √3 इज इक्वल्स टू, मैंने दोनों बोल दिए, कभी √2 भी आ सकता है, √3 इज इक्वल्स टू 1.73, √3 इज इक्वल्स टू 1.73। यही दो फेस करोगे आप लोग, तो इनकेस कभी 1.41, तो इन दोनों का कभी अगर वैल्यू रिप्लेस करने का मन हो अपनी इच्छा से तो आप ये वैल्यूज यूज कर दें, ठीक है। चल रहे हैं आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए इसको। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। A contractor plans to install 2 slides for children to play in the park. For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is at 1.5 मीटर, मतलब ग्राउंड से लेके टॉप तक का हाइट ही आपको 1.5 बताया हुआ है, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब जो एंगल स्लाइड और ग्राउंड के बीच का होगा वो 30 डिग्री बताया हुआ है। फोटो में दिखाऊंगा, अभी बस 2 मिनट वेट करो। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर, मतलब हाइट थोड़ा ऊंचा हो गया है, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब इन सारे का फोटो में अगर आप सोचोगे तो ये फोटो है इसका, देखो ये बच्चा लोग वाला झूला है जो ग्राउंड से कितना एंगल पे होना चाहिए, 30 डिग्री पे, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। ये थोड़ा सा बड़ा लोग वाला झूला है, ग्राउंड से कितना एंगल पे होना चाहिए, 60 डिग्री पे, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होना चाहिए, 3 मीटर। और स्लाइड का लेंथ मतलब आपको ये झूले का लेंथ जो है वो पूछा, आया बात समझ। तो दोनों ही केस में आई विल से कि एंगल दिया हुआ है, एंगल के ऑपोजिट वाला पार्ट दिया हुआ तो क्या मान के चलोगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और दोनों में ही जो स्लाइड का लेंथ आपसे पूछा वो क्या है, ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसमें भी हाइपोटेन्यूस गायब है, परपेंडिकुलर और एंगल अवेलेबल है, इसमें भी हाइपोटेन्यूस गायब है, परपेंडिकुलर और एंगल अवेलेबल, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहिए हमको, साइन। अब कॉपी में ये वाला बनाओगे, बना लो इसको, हाँ अच्छा हाँ लिखिए, ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बना लिया आप लोगों ने। इसके नीचे लिखिए फॉर ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि सिंस 2 ट्राइंगल है तो अलग अलग से मेंशन करके सॉल्व करेंगे। फॉर ट्राइंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x बाई 1.5 लिखिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी गलत बोल दिया क्या, 1.5 डिवाइडेड बाई x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, दिस इज इक्वल्स टू,
1.5 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सही बात है, x इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी के लिए था। फिर नेक्स्ट आप सेम काम जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए करो। और ट्राइंगल पी क्यू आर आप ऐसा लिखो कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 3 डिवाइडेड बाई वाई, साइन 60 का आंसर √3/2 इज इक्वल्स टू 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल्स टू 6/√3 और y इज इक्वल्स टू रैशनलाइज कर दोगे 6√3/3 काटोगे तो शायद 2√3। डन। चल रहे हैं आगे। फिर यहां से देखिए, इसको देखिए, ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर विल बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक्चुअली सोचोगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ग्राउंड से 90 डिग्री पे कोई एक टावर है, कोई एक ऑब्जर्वर है जो उसके टॉप को देखने का कोशिश कर रहा है। सिंस ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि हाइट वाइट कुछ हमको दिया नहीं है, तो एक्चुअल फोटो में तो ऑब्जर्वर का हाइट 0 हो जाएगा एक्चुअल फोटो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लेकिन चलो ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये टावर के टॉप को देखने का ट्राई कर रहा है। जिस पॉइंट से वो देख रहा है ना, वो टावर के फुट से, फुट मतलब एकदम नीचे वाला पार्ट होता है, फुट से ही कितना दूर है बताओ, 30 मीटर दूर है, ठीक है। तो वो 30 मीटर दूर भी है, प्लस जिस लाइन के तहत वो उसको टॉप को देख पा रहा है वो लाइन ग्राउंड से कितना एंगल पे है, 30 डिग्री पे। ये भी हमको बताया हुआ है और हमको पूछा हुआ शायद से कि टावर का हाइट क्या हो। तो इसको अगर आप अपने डायग्राम में कन्वर्ट करते हो तो ये ऐसा दिखाई देना चाहिए। फिर से आप एच वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, आप इसको एक बार के लिए एक्स बोल दो जो आपको नहीं पता, ठीक है ना। अभी एक बार अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैन यू टेल मी? वो नहीं, उस पर आएंगे, थोड़ा रुक के पहले ये बताओ कि ए बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रियल फिजिकल सिचुएशन, हाइट ऑफ द टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, सी पॉइंट पे। ऑब्जर्वर का देखो हाइट वाइट हमने कुछ नहीं लिया, वी हैव जस्ट कंसीडर्ड कि वो एक पॉइंट जैसा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। और वो देख कौन सा लाइन के अलॉन्ग रहा है, एसी के अलॉन्ग देख रहा है, और यहाँ पर हमको हाइट ऑफ द टावर चाहिए। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि ये तो हो गया आपका एंगल, एंगल के ऑपोजिट वाला ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला ये क्या हो गया आपका, बेस, ठीक है। अब आप सोचो कि परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता था, tan थीटा, तो tan से आंसर आ जाएगा यहाँ। लिखो इस फोटो के नीचे एक लाइन चाहो तो लिख देना, ए बी इज इक्वल्स टू टावर, मतलब ए बी हमारा टावर है, इसमें ए बी इज इक्वल्स टू टावर, और नीचे लिखो नाउ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहे हैं, tan ना, तो tan ऑफ कितना 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आई विल से x/30, डायरेक्ट लिख लेता हूं। अच्छा tan 30 कितना होता था, 1/√3 इज इक्वल्स टू अच्छा 3 नहीं सॉरी 30 होना चाहिए था, 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल्स टू 30/√3, रैशनलाइज करूंगा 30√3/3 काट दूंगा तो शायद ये 10, सो अल्टीमेटली इट इज 10√3 मीटर, ठीक है। लिखो हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसको आप इस फोटो से समझिए कि ये आपका पेड़ था, ठीक है, हवा की वजह से कोई आदमी हो सकता है काट दिया होगा इसको यहाँ से, बट फॉर सम रीजन इस पॉइंट से ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये गिर गया, और गिरने के बाद मानो कि इस तरफ गिरा वो, और गिरने के ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, ऐसा हमको क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री मतलब उस स्ट्रक्चर का एकदम बॉटम पॉइंट, और टॉप ऑफ द ट्री जो यहाँ था वो गिरने के बाद ऑब्वियसली यहाँ गिरा हो, ठीक है। तो उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको कितना बताया हुआ है पहले से, 8 मीटर। बाकी आगे ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री में क्या है कि ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आना चाहिए, लेकिन आपके डायग्राम के अंदर में देखो, हाँ नहीं हाइट ऑफ द एक्चुअल ट्री पूछा हुआ आपसे टूटने से पहले,
ये बाय डिफॉल्ट मतलब ऐसा लिटरेचर है कि इसके बारे में हम वही सोचेंगे। हाइट ऑफ द ट्री मतलब अगर वैसे बस ब्रोकन पार्ट के बारे में उसको पूछना होता तो आपको चला के बोलता कि फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है। लेकिन अगर हाइट ऑफ द ट्री बोला तो मतलब पहले जो ट्री हुआ करता था उसका हाइट ही हमको बताना। अब आप बेसिकली अगर सोचोगे तो इस ट्राइंगल के अंदर में आपको ये हिस्सा भी चाहिए होगा और ये हिस्सा भी चाहिए होगा, और हाइट ऑफ द एक्चुअल ट्री क्या होना चाहिए कि ये हिस्सा प्लस ये वाले हिस्सा का सम। क्लियर मेरे ख्याल में? आप हालांकि कॉपी में जो बनाएंगे वो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। और आपसे देखिए कि यहाँ पर ये पूरा पार्टी जो है एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। हमको इस फोटो के हिसाब से AC और CD के वैल्यू को प्लस करें, ठीक है। बनाओ फटाफट। BC और CD का वैल्यू सेम। ये बस ऐसे ही फालतू का बना दिया, BC का कोई काम है नहीं, काम तो मान लो कि CD का ही, ठीक है। चलेगा, नहीं बनाने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं। आप अगर सिर्फ ACD भी बना लेते हैं तो इट इज ओके, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के पर्पज से AC को मैं एक बार के लिए x कह देता हूं, और सिंस हमको CD भी चाहिए होगा मैं इसको y कह देता हूं, ठीक है। अब एक बार डिस्कस करते हैं 30 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में x किसके तरह बिहेव करेगा ये बताओ? परपेंडिकुलर। y किसके तरह बिहेव करेगा? हाइपोटेन्यूज। और AD ये 8 मीटर किसके तरह बिहेव करेगा? बेस। तो बेस पता है हमको, एंगल पता है हमको, x अगर निकालना है तो हमको परपेंडिकुलर बेस और एंगल के बीच का कनेक्शन चाहिए, और y अगर निकालना है तो हमको बेस, हाइपोटेन्यूज और एंगल के बीच का कनेक्शन चाहिए। तो x निकलेगा मेरे ख्याल में tan से और y निकलेगा मेरे ख्याल में cos से, ठीक है। लिखो, पहले लिखते हैं tan के लिए। हाँ, तो tan 30 शुड बी इक्वल्स टू मेरे ख्याल में x डिवाइडेड बाई 8। अब tan 30 का आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 1/√3 दिस इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ से x का आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 8 डिवाइडेड बाई √3। रैशनलाइज करोगे तो 8√3/3, ठीक है। फिर सिमिलरली y निकालने के लिए आप बोलोगे कि cos 30 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 8 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। cos 30 का आंसर कितना होता था? √3/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 जाएगा 8 के पास, 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 16/√3। रैशनलाइज करोगे तो 16√3/3। और जो आपका आंसर है आप ऐसा लिखना कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 8√3/3 प्लस 16√3/3। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 24√3/3, दिस इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली 8√3 मीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर मेरे ख्याल में? हाँ, लेट वाला में मतलब x और y वाला पार्ट को बोल रहा है, नहीं भी लिखने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतने।